स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपका पर्सनल फाइनेंस पार्ट 3 होने जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर सीरीज वीडियोज प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस सीरीज में पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। वी आर गोइंग टू लर्न मच मोर थिंग्स हियर एंड अंडरस्टैंड और पर्सनल फाइनेंस का प्लानिंग कैसे करें, सब सारी चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर का this is a totally tutorial video. This is not any kind of sell or resell type of things. You do your own investment basis on your own research. अब अपने वित्तीय सलाहकार से मदद लीजिए। वित्तीय सलाहकार की मदद के हिसाब के बाद से ही आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है दोस्तों। तो इस भाग में हम यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 3 में है प्रबंध, निवेश और जोखिम। सबसे पहले इस यूनिट 3 का हम अंतर्वस्तु समझेंगे और अंतर्वस्तु में हम उद्देश्य से परिचित होंगे कि इस वीडियो के भाग में हमारा उद्देश्य क्या है। ये आर्टिकल पूरी तरह हम सीखने के बाद से हम कौन से उद्देश्य को अचीव करेंगे। तो दोस्तों हमारे उद्देश्य में सबसे पहले है 3.1 हम देंगे पार्ट को, जिसमें है जोखिम का अर्थ और परिभाषाएं। 3.2 में है निवेश जोखिम के प्रकार। 3.3 में हम सीखेंगे शुद्ध जोखिम। 3.3.1 में हम सीखेंगे शुद्ध जोखिम के प्रकार। 3.4 में हम सीखेंगे जोखिम का मापन। 3.5 में हम सीखेंगे जोखिम से निपटने के तरीके। 3.5.1 में हम सीखेंगे परिहार। 3.5.2 में हम सीखेंगे हानि नियंत्रण। 3.5.3 में हम सीख रहे होंगे उदाहरण। एंड 3.5.4 में हम सीखेंगे गैर बीमा हस्तांतरण। 3.5.5 में हम सीखेंगे इंश्योरेंस दोस्तों। फिर उसके आगे हम 3.6 भाग में हम सीखेंगे जोखिम का आकलन। फिर आर्टिकल में 3.7 के भाग में हम सीख रहे होंगे जोखिम कम करने के लिए निवेश करें। 3.7.1 में हम सीखेंगे परिसंपत्ति आवंटन का उपयोग करना। 3.7.2 में हम फिर सीखेंगे विविधीकरण का उपयोग। 3.8 में हम सीखेंगे आधुनिक पोर्टफोलियो का सिद्धांत। 3.9 में हम देख रहे होंगे सारांश। और फिर 3.10 में जैसा कि हम सभी चैप्टर्स में देखते हैं कीवर्ड्स पे हम ध्यान देंगे। जो मुख्य शब्द हमारे सामने निकल के आएंगे उन शब्दों का हम एक सारांश देखेंगे, कौन से कीवर्ड है जो हमें सब जानना चाहिए। उसके बाद से हम कुछ समीक्षा प्रश्न भी प्रस्तावित करेंगे आपके सामने, सो दैट कि हम एक आकलन निकाल सके कि अभी तक जो हमने स्टडी किया उस स्टडी के बेसिस पे हमने क्या सीखा है, हमने अभी तक क्या समझा है, हमारा टेकअवे क्या है। क्या हमें फिर से इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, फिर से इसको दोहराना चाहिए, या हमने जो पढ़े हैं, जो हमने समझदारी हासिल की है वो हमारे लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है एंड आप सबसे निवेदन है कि ध्यान से देखें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझदारी बढ़ाएं अपनी। ये पर्सनल फाइनेंस के मामले हैं और पर्सनल फाइनेंस के प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ही ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति के सफल फाइनेंशियल लाइफ के लिए। ये ज़रूरी होता है कि हर कोई अपने पर्सनल फाइनेंस का प्लानिंग करे, अपने खर्चे आमदनी का प्लानिंग करे और अपने जीवन यापन को सुखद बनाए। तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट। सर्वप्रथम हम इस इकाई के उद्देश्य में चलते हैं। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। पहला है विभिन्न प्रकार के जोखिम की पहचान करें। दूसरा है जोखिमों को मापने और संभालने की विधि को समझें। तीसरा है जोखिमों के प्रबंधन के बारे में जानें। चौथा है वित्तीय नियोजन में वित्तीय विवरणों के उपयोग और महत्व पर चर्चा करें। परिचय है इसका दोस्तों। परिचय है वित्तीय निर्णय लेने का पूरा दायित्व जोखिम और लाभ के बीच के व्यापार बंद के इर्द गिर्द केंद्रित है। किसी भी तरह के निर्णय लेने में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। एक किसान जोतता है भूमि,
बेहतर उपज की उम्मीद के साथ बीज बोता है। जब तक फसल नहीं पक जाती वह वास्तव में फसल काटता है। तब तक उसे शायद ही पता हो कि उसकी उम्मीदें पूरी हुई है या नहीं। उम्मीद और वास्तविकता के बीच कई चरों का परस्पर संबंध है। किसान के उदाहरण को जारी रखते हुए मौसम, बीज, उर्वरक, खेत प्रबंधन तकनीक जैसे प्रमुख चर हैं जो उम्मीदों को वास्तविकता में बदल देते हैं। किसी भी चर में प्रतिकूल घटने की संभावना उम्मीद और वास्तविकता के बीच की खाई को चौड़ा करती है। यह सादृश्य एक कंपनी, एक निवेश प्रबंधक और हर व्यक्ति या संस्थान पर समान रूप से लागू होता है जो निर्णय लेने की स्थिति का सामना करता है। फ्रेंड्स, 3.1 में हम समझते हैं अर्थ और परिभाषाएं का जोखिम। जोखिम की परिभाषा समझते हैं दोस्तों, मीनिंग समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। जोखिम एक ऐसी अवधारणा है जो किसी संभावित नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है, जो किसी मूल्य की विशेषता पर पड़ता है, जो भविष्य की किसी घटना से उत्पन्न हो सकती है। अनिश्चितता के परिणामों के प्रति जोखिम एक जोखिम है। रोजमर्रा के उपयोग में जोखिम को अक्सर ज्ञात हानि की संभावना के समानार्थी के रूप में उपयोग किया जाता है। जोखिम संचार और जोखिम धारणा सभी मानवीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक कारक हैं। जोखिम की कई परिभाषाएं हैं जो विशिष्ट अनुप्रयोग और परिस्थिति जन्य संदर्भ के अनुसार भिन्न होती है। जोखिम को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह से वर्णित किया जाता है। गुणात्मक रूप से जोखिम किसी घटना के कारण होने वाले संभावित नुकसान और इस घटना की संभावना दोनों के समानुपातिक होता है। अधिक नुकसान और अधिक घटना की संभावना के परिणामस्वरूप समग्र जोखिम अधिक होता है। विषय वस्तु साहित्य में प्रायः जोखिम को छद्म औपचारिक रूपों में परिभाषित किया जाता है, जहां परिभाषा के घटक अस्पष्ट और अपरिभाषित होते हैं। उदाहरण के लिए, जोखिम को खतरे का सूचक माना जाता है या यह खतरों, वैधता, प्रभाव और अनिश्चितता पर निर्भर करता है। इंजीनियरिंग में जोखिम की परिभाषा है। इंजीनियरिंग जोखिम को मापना अक्सर मुश्किल होता है, खासकर परमाणु ऊर्जा जैसे संभावित खतरनाक उद्योगों में। अक्सर किसी नकारात्मक घटना की संभावना या अनुमान पिछली समान घटनाओं की आवृत्ति या इवेंट ट्री विधियों का उपयोग करके लगाया जाता है, लेकिन दुर्लभ विफलताओं की संभावना का अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है यदि इवेंट की ट्री तैयार नहीं किया जा सकता है। मानव जीवन के नुकसान की लागत की गणना करने के तरीके गणना के उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग होते हैं। विशिष्ट तरीकों में शामिल है कि लोग मृत्यु के खिलाफ बीमा कराने के लिए क्या भुगतान करने को तैयार हैं, और रेडियोलॉजिकल रिलीज जैसे रेडियो आयोडीन का JBQ। जोखिम का आकलन करने या मापने के लिए कई औपचारिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें मानव निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक माना जाता है। वित्तीय जोखिम, इसे अक्सर रिटर्न की अप्रत्याशित परिवर्तनशीलता या अस्थिरता के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इस प्रकार इसमें संभावित अपेक्षा से खराब और अपेक्षा से बेहतर रिटर्न दोनों शामिल होते हैं। नीचे नकारात्मक जोखिम के संदर्भों को सकारात्मक प्रभावों या अवसर पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, नुकसान के लिए नुकसान या लाभ पढ़ें जब तक कि संदर्भ में कोई बाधा न हो। आंकड़ों में जोखिम को अक्सर किसी ऐसी घटना की संभावना से जोड़ा जाता है जिसे अवांछनीय माना जाता है। आमतौर पर उस घटना की संभावना और उसके अपेक्षित नुकसान के कुछ आकलन को एक विश्वसनीय परिदृश्य परिणाम में जोड़ा जाना चाहिए, जो उस परिणाम के लिए जोखिम, पछतावे और इनाम की संभावनाओं के सेट को एक अपेक्षित मूल्य में जोड़ता है। इस प्रकार सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत में कुछ
अवलोकनीय x से गणना किए गए पैरामीटर x के लिए एक अनुमानक x का जोखिम फंक्शन हानि फंक्शन L के अपेक्षित मान के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूचना सुरक्षा में जोखिम को 3 चरों के फलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला है संभावना है कि कोई खतरा है। दूसरा, किसी भी प्रकार की कमजोरी होने की संभावना। तीसरा, संभावित प्रभाव। यदि इनमें से कोई भी चर शून्य के करीब पहुंचता है तो समग्र जोखिम शून्य के करीब पहुंच जाता है। Now we are proceeding to 3.2 प्रकाश का निवेश जोखिम। अभी इस भाग में हम समझते हैं निवेश जोखिम के कई अलग अलग प्रकार हैं। जोखिम के 2 सामान्य प्रकार हैं। पहला, पैसा खोना, जिसे आप निवेश जोखिम के रूप में पहचान सकते हैं। दूसरा, क्रय शक्ति का ह्रास, जो मुद्रास्फीति का जोखिम है। यह शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निवेश पर पैसे खोने के कई अलग अलग तरीके हैं। इन जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए आपको यह जानना होगा कि वे क्या हैं। ज्यादातर निवेश जोखिम को या तो व्यवस्थित या गैर व्यवस्थित के रूप में वर्णित किया जाता है। हालांकि ये शब्द डरावने वाले लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में सीधे साधे हैं। सुनियोजित जोखिम। व्यवस्थित जोखिम पूरे बाजार को प्रभावित करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि शेयर बाजार मंदी की गिरफ्त में है या तेजी की गिरफ्त में। यह दर्शाता है कि पूरा बाजार किसी खास दिशा में या तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक परिवर्तन सुरक्षा बाजार को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक हैं जो कॉरपोरेट और निवेशक के नियंत्रण से परे हैं। निवेशक उन्हें पूरी तरह से टाल नहीं सकते। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यवस्थित जोखिम अपरिहार्य है। व्यवस्थित जोखिम को आगे निम्न उप विभाजित किया गया है: बाजार जोखिम, बाजार दर जोखिम, क्रय शक्ति जोखिम। बाजार जोखिम समझते हैं इन तीनों को दोस्तों। तो बाजार जोखिम क्या है? इसे बुल और बियर मार्केट की बारी बारी से होने वाली ताकतों के कारण रिटर्न की कुल परिवर्तनशीलता के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब सुरक्षा सूचकांक एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए रुक रुक कर ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसे बुल मार्केट के रूप में जाना जाता है। बुल मार्केट में इंडेक्स निम्न स्तर से शिखर तक जाता है। बियर मार्केट बुल मार्केट का उल्टा है। शेयर बाजार को प्रभावित करने वाली ताकतें मूर्त और अमूर्त घटनाएं हैं। मूर्त घटनाएं वास्तविक घटनाएं हैं, जैसे भूकंप, युद्ध, राजनीतिक अनिश्चितता और मुद्रा के मूल्य में गिरावट। अमूर्त घटनाएं बाजार मनोविज्ञान से संबंधित है। बाजार मनोविज्ञान वास्तविक घटनाओं से प्रभावित होता है, लेकिन मूर्त घटनाओं पर होने वाली प्रतिक्रियाएं अति प्रतिक्रियाएं बन जाती है और वे बाजार को एक खास दिशा में धकेल देती है। किसी भी अप्रिय राजनीतिक या आर्थिक घटना से सुरक्षा की कीमत में गिरावट आएगी, जो निवेशकों की अति प्रतिक्रिया और झुंड की तरह व्यापार से और भी बढ़ जाएगी। अगर कुछ संस्थान शेयरों को बेचना शुरू कर देते हैं तो डर दूसरे निवेशकों में भी फैल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शेयरों को बेचने की होड़ मच जाती है। इस तरह की अति प्रतिक्रिया से बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शेयरों की कीमतें उनके आंतरिक मूल्यों से नीचे गिर जाती हैं। यह कॉर्पोरेट के नियंत्रण से परे है। क्रय शक्ति जोखिम। मुद्रा की क्रय शक्ति के नुकसान के कारण भी रिटर्न में भिन्नता होती है। क्रय शक्ति के नुकसान के पीछे मुद्रास्फीति एक कारण है। मुद्रास्फीति का असर पूंजी मूल्य में वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ता है। क्रय शक्ति जोखिम प्राप्त होने वाले रिटर्न की क्रय शक्ति में संभावित नुकसान है। चावल की कीमत में वृद्धि निवेशक के रिटर्न को दंडित करती है और कीमत में हर संभावित वृद्धि निवेशक के लिए जोखिम है। अभी आगे है मुद्रास्फीति दर जोखिम। मुद्रास्फीति मांग प्रेरित
या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति हो सकती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की मांग और उनकी आपूर्ति से अधिक है। उत्पादन के कारकों के पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था अल्पावधि में अधिक वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होगी और उत्पादों की मांग कीमतों को ऊपर की ओर ढकेलती है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मुद्रास्फीति या कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि के कारण होती है। कच्चे माल, श्रम और उपकरणों की लागत में वृद्धि से उत्पादन की लागत अधिक हो जाती है और कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का मूल्य स्तर पर एक सर्किल प्रभाव पड़ता है। अव्यवस्थित जोखिम, यह किसी फर्म या उद्योग के लिए अद्वितीय और विशिष्ट है। अव्यवस्थित जोखिम प्रबंधकीय अकुशलता, उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी परिवर्तन, कच्चे माल की उपलब्धता, उपभोक्ता वरीयता में परिवर्तन और श्रम समस्याओं से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कारकों की प्रकृति और परिणाम उद्योग से उद्योग और कंपनी से कंपनी में भिन्न होते हैं। उन्हें प्रत्येक उद्योग और फर्म के लिए अलग से विश्लेषण किया जाना चाहिए। उपभोक्ता वरीयता में परिवर्तन उपभोक्ता उत्पाद उद्योग की तुलना में टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसे उपभोक्ता उत्पादों को अधिक प्रभावित करते हैं। वित्त जुटाने और ऋण वापस करने की प्रकृति और तरीकों में जोखिम तत्व शामिल है। अव्यवस्थित जोखिम को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है व्यावसायिक जोखिम, दूसरा है वित्तीय जोखिम। अभी हम समझते हैं व्यावसायिक जोखिम को। यह व्यवसाय जोखिम के परिचालन वातावरण के कारण होने वाले अव्यवस्थित जोखिम का वह हिस्सा है जो किसी फर्म की अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और आय की वृद्धि या स्थिरता को बनाए रखने में असमर्थता से उत्पन्न होता है। परिचालन वातावरण में होने वाला परिवर्तन परिचालन आय और अपेक्षित लाभांश पर प्रतिबिंबित होता है। अपेक्षित परिचालन आय में परिवर्तन व्यवसाय जोखिम को दर्शाता है। व्यवसाय जोखिम को आगे बाहरी व्यवसाय जोखिम और आंतरिक व्यवसाय जोखिम में विभाजित किया जाता है। आंतरिक व्यवसाय जोखिम, यह फर्म की परिचालन दक्षता से जुड़ा हुआ है। परिचालन दक्षता कंपनी द्वारा अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और अपने निवेशकों से किए गए वादों को पूरा करने पर प्रतिबिंबित होती है। बिक्री में उतार चढ़ाव, बिक्री के स्तर को बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों को अचानक खोना व्यापार में आम बात है। ग्राहकों के खोने से परिचालन आय में कमी आएगी, इसलिए कंपनी को विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से एक व्यापक ग्राहक आधार बनाना होगा। विविध बिक्री बल इस समस्या से निपटने में मदद करता है। अनुसंधान और विकास, कभी कभी उत्पाद चलन से बाहर हो जाता है या अप्रचलित हो जाता है। प्रबंधन को आंतरिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करके अप्रचलन की समस्या को दूर करना होता है। कार्मिक प्रबंधन, कंपनी का कार्मिक प्रबंधन भी योगदान देता है। फर्म की परिचालन दक्षता के लिए बार बार हड़ताल और तालाबंदी के कारण उत्पादन में कमी आती है और निश्चित पूंजी लागत बढ़ जाती है। श्रम उत्पादकता भी प्रभावित होगी। श्रम प्रबंधन का जोखिम सभी फर्मों में मौजूद है। यह कंपनी पर निर्भर करता है कि वह टेबल स्तर पर समस्याओं का समाधान करें और श्रम उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करें। निचले स्तर पर मजदूरों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन से श्रम शक्ति का मनोबल बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ेगी तथा कच्चे माल और समय की कम बर्बादी होगी।
निश्चित लागत, यदि लागत घटक में निश्चित लागत अधिक है तो घटक भी आंतरिक जोखिम उत्पन्न करते हैं। मंदी या उत्पाद की कम मांग के दौर में कंपनी निश्चित लागत को कम नहीं कर सकती। साथ ही तेजी के दौर में भी निश्चित कारक तुरंत नहीं बदल सकता। किसी फर्म में उच्च निश्चित लागत घटक फर्म के लिए बोझ बन जाएगा। निश्चित लागत घटक को हमेशा उचित आकार में रखा जाना चाहिए ताकि यह कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित न करे। एकल उत्पाद बनाने वाली फर्म के मामले में आंतरिक व्यावसायिक जोखिम अधिक होता है। एकल उत्पाद की मांग में गिरावट फर्म के लिए घातक होगी। इसलिए अगर कंपनी को प्रतिस्पर्धा और व्यापार चक्र का सफलतापूर्वक सामना करना है तो उसे उत्पादों में विविधता लानी होगी। और बाहरी जोखिम, यह फर्म पर उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों द्वारा लगाए गए परिचालन स्थितियों का परिणाम है। बाहरी वातावरण जिसमें यह संचालित होता है फर्म पर कुछ दबाव डालता है। बाहरी कारक कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक और नियामक कारक। दूसरा, सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां। तीसरा, व्यापार चक्र और सामान्य आर्थिक वातावरण जिसके अंतर्गत एक फर्म कार्य करती है। सामाजिक और विनियामक कारक, कठोर विनियामक वातावरण और पर्यावरण क्षरण के लिए विरुद्ध कानून उद्योग की लाभप्रदता को कम कर सकते हैं। मूल्य नियंत्रण, मात्रा नियंत्रण, आयात निर्यात नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण फर्म की लाभप्रदता को कम करते हैं। यह जोखिम दूरसंचार, बैंकिंग और परिवहन जैसे सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों में अधिक है। राजनीतिक जोखिम, यह सरकारी नीति में बदलाव से उत्पन्न होता है। सत्ताधारी दल के बदलने पर नीति भी बदल जाती है। राजनीतिक जोखिम मुख्य रूप से विदेशी निवेश के मामले में उत्पन्न होता है। मेजबान सरकार विदेशी निवेश के संबंध में अपने नियम और कानून बदल सकती है। व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव से कंपनी की आय में उतार चढ़ाव होता है। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कई उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आती है। इस्पात और सफेद उपभोक्ता सामान उद्योग व्यापार चक्र के साथ तालमेल बिठाते हैं। तेजी के दौर में इस्पात उत्पादों और सफेद उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बहुत अधिक होगी, लेकिन साथ ही मंदी के दौर में उन्हें बहुत नुकसान होगा। यह जोखिम कारक कॉर्पोरेट निकायों के लिए बाहरी है और वे इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वित्तीय जोखिम, यह ऋण पूंजी के कारण इक्विटी पूंजी में आय की परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। किसी कंपनी में वित्तीय जोखिम कंपनी की पूंजी संरचना से जुड़ा होता है। कंपनी की पूंजी संरचना में इक्विटी फंड और उधार ली गई निधि शामिल होती है। ऋण और वरीयता पूंजी की उपस्थिति के परिणामस्वरूप ब्याज या लाभांश की पूर्व निर्धारित दर का भुगतान करने की प्रतिबद्धता होती है। केवल अवशिष्ट आय ही इक्विटी धारकों को उपलब्ध होगी। ब्याज भुगतान इक्विटी निवेशकों को देय भुगतानों को प्रभावित करता है। ऋण वित्त पोषण आम स्टॉक धारकों के लिए रिटर्न की परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है और रिटर्न के संबंध में उनकी अपेक्षाओं को प्रभावित करता है। शेयर धारकों को रिटर्न बढ़ाने के लिए स्वामित्व वाले फंड के साथ ऋण का उपयोग वित्तीय उत्तोलक के रूप में जाना जाता है। इक्विटी जोखिम, इक्विटी जोखिम वह जोखिम है जिसमें शेयर बाजार की गतिशीलता के कारण किसी के निवेश का मूल्य कम हो जाएगा, जिससे उससे धन की हानि होगी। इक्विटी बाजार में इस्तेमाल किया जाने वाला जोखिम का माप आमतौर पर कई अवधियों में किसी सुरक्षा की कीमत का मानक विचलन होता है।
मानक विचलन उस विशेष सुरक्षा में औसत या औसत से ऊपर और नीचे होने वाले समान उतार चढ़ाव को चिन्हित करेगा। हालांकि चूंकि अधिकांश निवेशक औसत रिटर्न से ऊपर के उतार चढ़ाव को जोखिम नहीं मानते हैं, इसलिए कुछ अर्थशास्त्री इसे मापने के अन्य तरीकों को प्राथमिकता देते हैं। शुद्ध जोखिम 3.3 भाग में फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड शुद्ध जोखिम क्या होता है। शुद्ध जोखिम वह है जिसमें केवल हानि या हानि न होने की संभावना होती है। भूकंप जोखिम की एक श्रेणी जिसमें नुकसान ही एकमात्र संभावित परिणाम है, कोई लाभकारी परिणाम नहीं है। शुद्ध जोखिम उन घटनाओं से संबंधित है जो जोखिम लेने वाले के नियंत्रण के परे है, और इसलिए कोई व्यक्ति जानबूझकर शुद्ध जोखिम नहीं उठा सकता है। यह सट्टा जोखिम के विपरीत है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का घर प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाना शुद्ध जोखिम है। इस उदाहरण में इस जोखिम से कोई संभावित लाभ होने की संभावना नहीं है। ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें शुद्ध जोखिम को कम करने के लिए खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए, गृह बीमा का उपयोग घर मालिकों को इस जोखिम से बचाने के लिए किया जा सकता है कि उनका घर नष्ट हो जाएगा। विशुद्ध जोखिम पूर्ण घटनाओं के अन्य उदाहरणों में असमय मृत्यु, पहचान की चोरी और करियर समाप्त करने वाली विकलांगताएं शामिल हैं। ऐसी स्थिति जहां या तो हानि होने की संभावना हो या हानि न होने की, लेकिन लाभ की कोई संभावना न हो। उदाहरण के लिए, इमारत जल जाएगी या नहीं जलेगी। केवल शुद्ध जोखिम ही बीमा योग्य होते हैं, क्योंकि अन्यथा जहां नुकसान होने की संभावना निर्धारित होती है, बीमा सट्टेबाजी के समान होता है और बीमा धारक को इससे लाभ हो सकता है। यह स्थिति बीमा की सबसे बुनियादी अवधारणा के विपरीत है। इसे पूर्ण जोखिम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, 3.3.1 में हम समझेंगे शुद्ध जोखिम के प्रकार। व्यक्तिगत जोखिमों में आय में हानि या कमी, अतिरिक्त व्यय या वित्तीय परिसंपत्तियों की कमी की संभावना शामिल होती है। परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु, सेवानिवृत्ति के दौरान अपर्याप्त आय। अधिकांश कर्मचारी आरामदायक सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर पा रहे हैं। खराब स्वास्थ्य, विनाशकारी चिकित्सा बिल और अर्जित आय की हानि, अनैच्छिक बेरोजगारी। संपत्ति जोखिम में संपत्ति के विनाश या चोरी से जुड़ी हानि की संभावना शामिल है, जैसे आग, बवंडर, बर्बरता या अन्य कारणों से घर और निजी संपत्ति को होने वाली भौतिक क्षति। प्रत्यक्ष हानि बनाम अप्रत्यक्ष हानि। दोस्तों, प्रत्यक्ष हानि एक वित्तीय हानि है जो संपत्ति की भौतिक क्षति, विनाश या चोरी के परिणाम स्वरूप होती है, जैसे कि किसी रेस्तरां में आग से होने वाली क्षति। अप्रत्यक्ष हानि प्रत्यक्ष भौतिक क्षति या चोरी हानि के परिणाम स्वरूप होते हैं, जैसे आग लगने के बाद परिचालन में असमर्थता के कारण लाभ की हानि। देयता जोखिम में किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट या संपत्ति की क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने की संभावना शामिल है। हानि की राशि के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आपकी आय और वित्तीय परिस्थितियों पर ऋणाधिकार लगाया जा सकता है। रक्षण लागत बहुत अधिक हो सकती है। फ्रेंड्स, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू अंडरस्टैंड 3.4 जोखिम का मापन। जोखिम का मापक हम अभी समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसे ध्यान से आप सुने और अंडरस्टैंड करें। ये आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सब सारी चीज़ों को समझा जाए, उसे अपने दैनिक जीवन में लाया जाए और अपने फाइनेंशियल जीवन को और अच्छा बनाया जा सके। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। जोखिम
मापन को निम्नलिखित 2 बुनियादी प्रश्नों के उत्तर आदान प्रदान करने होंगे। जोखिम कारक बदलने पर लक्ष्य आंकड़ा किस प्रकार बदलता है? भविष्य में जोखिम कारक में क्या परिवर्तन होने चाहिए? चूंकि जोखिम अपेक्षाओं में परिवर्तनशीलता है, इसलिए जोखिम को मापने के लिए कई सांख्यिकीय उपकरण इस्तेमाल किए जा सकते हैं। निम्नलिखित सामान्य सांख्यिकीय तकनीक है जिन पर भरोसा किया जाता है। मानक विचलन SD, विचरण भी, भिन्नता गुणांक, तिरछापन, प्रायिकता वितरण। तो अब इन सारे कारकों को बारी बारी से हम समझते हैं कि ये चीजें है क्या। ये सांख्यिकी तकनीकें हैं, इन्हें समझना थोड़ा सा टेक्निकली है, लेकिन हम इसे विस्तृत रूप से बता रहे हैं दोस्तों। थोड़ा ध्यान दें, सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मानक विचलन SD संभाव्यता वितरण के प्रसार का एक माप प्रदान करता है। SD जितना बड़ा होगा, विवरण का फैलाव उतना ही अधिक होगा। इसे प्रतीक सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर किसी दिए गए विवरण में परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किया जाता है। SD का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये समीकरण आपके सामने है। आप इस समीकरण को अपने नोटपैड में लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि जब कभी भी आपको मानक विचलन निकालने की जरूरत पड़े, इस समीकरण से आप मानक विचलन को निकाल सकते हैं। दोस्तों, SD के महत्व को समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लें कि हमने 2 स्टॉक A और B में निवेश किया है। 5 साल की अवधि में उनके द्वारा अर्जित रिटर्न निम्नलिखित है। ये टेबल है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं स्टॉक A में एंड स्टॉक B में। उपरोक्त दोनों निवेशों से प्राप्त औसत रिटर्न 31% है, जबकि रिटर्न का SD काफी महत्वपूर्ण है। A के लिए SD 2% है और B के लिए SD 18.5% है। इसका मतलब है कि स्टॉक A में निवेश स्टॉक B में निवेश की तुलना में कम जोखिम भरा है। शायद हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि B में निवेश A में निवेश की तुलना में 9 गुना अधिक जोखिम भरा है। विचरण SD के वर्ग को विचरण कहा जाता है। यह माध्य के आसपास फैलाव को मापता है। विचरण गुणांक यह भिन्नता का एक और अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। फ्रेंड्स, यह है इसका माप करने का तरीका। इस उपाय की व्याख्या यह है कि डेटा में जितनी कम भिन्नता होगी, उतनी ही अधिक सुसंगतता होगी। यह है फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं तिरछापन। इसके तिरछापन हमें डेटा की समरूपता के बारे में बताता है। कभी कभी 2 विवरणों का दिया गया डेटा सामान्य माध्य और सामान्य मानक विचलन उत्पन्न कर सकता है, लेकिन विवरण के आकार के संदर्भ में डेटा भिन्न हो सकता है। यदि दिया गया डेटा सममित नहीं है तो इसे विषम या तिरछा कहा जाता है। उच्च तिरछापन का अर्थ है उच्च फैलाव। तिरछापन में डेटा के 2 संभावनाएं हैं, सकारात्मक रूप से तिरछा और नकारात्मक रूप से तिरछा। सकारात्मक तिरछापन का अर्थ है कि औसत से कम रिटर्न की संभावना कम है, जबकि नकारात्मक तिरछापन का अर्थ है कि औसत से अधिक विचलन। इसलिए सकारात्मक तिरछापन को कम जोखिम भरा माना जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम समझते हैं संभाव्यता वितरण। संभाव्यता वितरण किसी घटना के घटित होने की संभावना के बारे में किसी व्यक्ति की राय का एक माप है। दूसरे शब्दों में, संभाव्यता वितरण एक अनिश्चित चर के लिए विभिन्न संभावित परिणामों का एक कथन है, साथ ही प्रत्येक संभावित परिणाम की संभावना भी। आमतौर पर रिटर्न के संभाव्यता वितरण का अनुमान वास्तविक ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके लगाया जाता है। हाल के दिनों में स्टॉक रिटर्न के व्यवहार का अध्ययन करके
भविष्य के रिटर्न के लिए व्यक्तिपरक संभाव्यता आकलन के साथ आना संभव है। किसी निवेश से संबंधित जोखिमों और रिटर्न का आकलन करते समय किसी निवेश से अपेक्षित रिटर्न को निवेश से रिटर्न के औसत के रूप में लिया जाता है और सभी संभावित रिटर्न के संभाव्यता भारित योग के रूप में गणना की जाती है। इस प्रकार E(R)(S)(P) ये फॉर्मूला दोस्तों लगाई जाती है और संभावित रिटर्न की गणना की जाती है। S सभी संभावित परिणामों का योग होता है। उपरोक्त समीकरण के अनुसार प्रत्येक संभावित रिटर्न को उसकी संभाव्यता घटना से गुणा किया जाना चाहिए और फिर इन उत्पादों को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण स्टॉक X के अपेक्षित रिटर्न की गणना। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि X रिटर्न जो है उसके अपेक्षित स्टॉक के रिटर्न किस तरीके से होने चाहिए। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स प्रोसीड टू पॉइंट 3.5। ये आर्टिकल अभी अपने इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि हम 3.5 जो हमारा टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो इस टॉपिक में आता है जोखिम से निपटने के तरीके। फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेथड्स, what type of methods are there to meet with risk। जोखिम से निपटने के क्या तरीके हैं, क्योंकि जोखिम से नुकसान की संभावना होती है, इसलिए लोग, संगठन और समाज आमतौर पर जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं या अगर इसे टाला नहीं जा सकता है तो इसे किसी तरह से प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। जोखिम से निपटने के 5 मुख्य तरीके हैं: परिहार, नुकसान नियंत्रण, प्रतिधारण, गैर बीमा हस्तांतरण और बीमा। फ्रेंड्स, इन सभी 5 तरीकों को हम बारी बारी से समझेंगे सो दैट कि जोखिम से निपटने के तरीके सबको क्लियर हो सके। ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब लोग समझें कि जोखिम से निपटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो फर्स्ट 3.5.1 हेडिंग के अंतर्गत हमारा निकल के आ रहा है परिहार। तो हम परिहार के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, परिहार का अर्थ है जोखिम का उन्मूलन। आप स्टॉक न खरीदकर या शॉर्ट करके शेयर बाजार में नुकसान के जोखिम से बच सकते हैं। यौन रोग के जोखिम से सेक्स न करके या विवाह न करके तलाक के जोखिम से बचा जा सकता है। कार न होने से कार की समस्या होने के जोखिम से बचा जा सकता है। कई निर्माता विशेष उत्पादों का निर्माण न करके कानूनी जोखिम से बचते हैं। फ्रेंड्स, बेशक सभी जोखिमों से नहीं बचा जा सकता। इस श्रेणी में उल्लेखनीय है मृत्यु का जोखिम, लेकिन जहां इसे टाला जा सकता है वहां भी यह अक्सर वांछनीय नहीं होता। जोखिम से बचकर आप जीवन के कई सुखों या जोखिम लेने से होने वाले संभावित लाभों से बच सकते हैं। जो लोग गतिविधियों से बचकर जोखिम को कम करते हैं वे आमतौर पर अपने जीवन से उब जाते हैं और ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। वस्तुतः किसी भी गतिविधि में कुछ जोखिम शामिल होता है। जहां बचना संभव या वांछनीय नहीं है वहां नुकसान पर नियंत्रण अगला सबसे अच्छा उपाय है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना नुकसान पर नियंत्रण अगला सबसे अच्छा उपाय है। तो नुकसान पर नियंत्रण हम सीख रहे हैं 3.5.2 में नुकसान का नियंत्रण हम कैसे करेंगे। हानि नियंत्रण या तो हानि की रोकथाम द्वारा कार्य करता है जिसमें जोखिम की संभावना को कम करना शामिल है, या हानि में कमी द्वारा जिसमें हानि को न्यूनतम किया जाता है। नुकसान की संभावना को बढ़ाने वाले कारकों की पहचान करके नुकसान को रोका जा सकता है या फिर तो कारक को खत्म किया जा सकता है।
या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तेज गति और नशे में गाड़ी चलाने से ऑटो दुर्घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। शराब पीकर गाड़ी न चलाना नुकसान की रोकथाम का एक तरीका है जो दुर्घटना की संभावना को कम करता है। धीमी गति से गाड़ी चलाना नुकसान की रोकथाम और नुकसान में कमी दोनों का एक उदाहरण है, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है और अक्सर दुर्घटना होती भी है तो यह नुकसान की मात्रा को कम करता है, क्योंकि धीमी गति से कम नुकसान होता है। अधिकांश व्यवसाय सक्रिय रूप से घाटे को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान और संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए यह एक लागत प्रभावी तरीका है और आमतौर पर यह उतना ही अधिक प्रभावित होता है जितना अधिक समय तक व्यवसाय संचालित होता है। अवधारण: सक्रिय प्रतिधारण या जोखिम धारणा के रूप में जोखिम प्रतिधारण अपरिहार्य या अपरिहार्य जोखिम को आंतरिक रूप से संभावना है, क्योंकि या तो जोखिम के लिए बीमा नहीं खरीदा जा सकता है क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक है, या क्योंकि यह बहुत अधिक लागत प्रभावी है। आमतौर पर प्रतिधारित जोखिम अधिक बार घटित होते हैं, लेकिन उनकी गंभीरता कम होती है। उदाहरण: बीमा कटौती धन बचाने के लिए जोखिम प्रतिधारण का एक सामान्य उदाहरण है। चूंकि कटौती योग्य राशि एक सीमित जोखिम है जो बड़े जोखिमों के लिए बीमा प्रीमियम पर पैसा बचा सकती है। वाणिज्यिक बीमा की लागत या अनुपलब्धता के कारण व्यवसाय सक्रिय रूप से कई जोखिमों स्व बीमा को बरकरार रखते हैं। निष्क्रिय जोखिम प्रतिधारण से तात्पर्य जोखिम को इसलिए बनाए रखना है क्योंकि जोखिम अज्ञात है, या क्योंकि जोखिम लेने वाला या तो जोखिम को नहीं जानता है या उसे वास्तविकता से कम जोखिम मानता है। उदाहरण: सिगरेट पीना निष्क्रिय जोखिम प्रतिधारण का एक रूप माना जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग बीमारी के कई जोखिमों को जाने बिना धूम्रपान करते हैं और वो जोखिम भी जानते हैं, उन्हें नहीं लगता कि यह उनके साथ होगा। एक और उदाहरण: तेज गति से गाड़ी चलाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे गति को संभाल सकते हैं और इसलिए कोई जोखिम नहीं है, हालांकि तेज गति से गाड़ी चलाने का जोखिम हमेशा अधिक होता है, क्योंकि इसे रोकने में हमेशा अधिक समय लगता है और टक्कर में अधिक गति से हमेशा अधिक नुकसान या गंभीर चोट या मृत्यु का जोखिम होता है, क्योंकि उच्च गति में अधिक गति ऊर्जा होती है जो टक्कर में क्षति या चोट के रूप में स्थानांतरित हो जाएगी। चूंकि कोई भी ड्राइवर संभवतः हर संभावित घटना या पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, इसलिए ऐसी घटनाएं होगी जो उच्च गति की तुलना में धीमी गति पर संभालना बहुत आसान होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चौराहे पर रुकने में विफल रहता है तो धीमी गति पर स्पष्ट रूप से टक्कर से बचने की अधिक संभावना है, या यदि कोई टक्कर होती है तो उच्च गति की टक्कर की तुलना में कम नुकसान या चोट होगी। वेरी गुड फ्रेंड्स, सो फार अभी तक आर्टिकल जो हम अभी समझा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से सब चल रहा है, और अभी तक जो लोग वीडियो में बने हुए हैं काइंडली इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझें। ये लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, परिवार लाइफ में, अपने बच्चों के लाइफ में बहुत काम होने वाला है, तो आप इसे अच्छे से समझें और अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वाले को, अपने दोस्तों को समझाएं, सो दैट कि उनका जीवन भी बढ़िया से चल रहे और उनका पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग है वो अच्छी तरीके से हो सके और एक सुखमय जीवन बिता सके। तो दोस्तों, नाउ वी आर एट 3.5.4 जिसमें हम सीखेंगे गैर बीमा हस्तांतरण के बारे में। फाइन, सो लेट स्टार्ट। जोखिम को गैर बीमा जोखिम हस्तांतरण द्वारा भी प्रबंधित किया जा सकता है। गैर बीमा जोखिम हस्तांतरण के 3 प्रमुख रूप हैं: अनुबंध, हेजिंग और व्यावसायिक जोखिमों के लिए निगमित करके। अनुबंध द्वारा जोखिम हस्तांतरण का एक सामान्य तरीका वारंटी एक्सटेंशन खरीदना है, जिसे कोई खुदरा विक्रेता
उन वस्तुओं के लिए बेचते हैं जिन्हें वे बेचते हैं। वारंटी स्वयं खरीदार से निर्माता को विनिर्माण दोषों का जोखिम हस्तांतरित करती है। अनुबंध के माध्यम से जोखिम का हस्तांतरण अक्सर एक होल्ड हानि रहित खंड द्वारा पूरा या रोका जाता है, जो उस पक्ष के लिए देयता को सीमित कर सकता है जिस पर खंड लागू होता है। हेजिंग पोर्टफोलियो जोखिम या भविष्य के लेनदेन से जुड़े कुछ व्यवसायिक जोखिमों को कम करने का एक तरीका है। इस प्रकार स्टॉक की कीमत में संभावित गिरावट को स्टॉक के लिए पुट खरीदकर हेज किया जा सकता है। एक व्यवसाय भविष्य की तारीख के लिए विनिमय दर की गारंटी देने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को खरीदकर विदेशी मुद्रा लेनदेन को हेज करा सकता है। निवेशक किसी व्यवसाय में निगम या सीमित देयता कंपनी बनाकर अपने दायित्व जोखिम को कम कर सकते हैं। इससे कंपनी की देनदारियों का निवेशकों पर विस्तार नहीं होता। 3.5.5 अभी हम आ गए हैं आर्टिकल के इस भाग में, तो हम पढ़ते हैं बीमा इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों हम अभी डिटेल जानकारी देंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, so kindly be careful and be attentive to this topic and let's understand बीमा एक और प्रमुख तरीका है जिसका उपयोग अधिकांश लोग व्यवसाय और अन्य संगठन संभावित बड़े नुकसान के भुगतान के बदले में बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करके शुद्ध जोखिम को हस्तांतरित करने के लिए कर सकते हैं। बड़ी संख्या के नियम का उपयोग करके एक बीमा कंपनी एक निश्चित समय के भीतर ग्राहकों की एक निश्चित संख्या के लिए नुकसान की मात्रा का काफी विश्वसनीय रूप से अनुमान लगा सकती है। एक बीमा कंपनी नुकसान के लिए भुगतान कर सकती है क्योंकि यह कई ग्राहकों के प्रीमियम को इकट्ठा करती है और उन कुछ लोगों को भुगतान करने के लिए निवेश करती है जिन्हें महत्वपूर्ण नुकसान होगा। निजी बीमा कंपनियों द्वारा हर शुद्ध जोखिम का बीमा नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं जो अप्रत्याशित होती है और जिनसे व्यापक क्षति हो सकती है, जैसे भूकंप, निजी बीमा कंपनियों द्वारा बीमा नहीं की जाती है। न ही अधिकांश सट्टा जोखिम लाभ उठाने की उम्मीद में उठाए गए जोखिम का भी निजी जीवन बीमा कंपनियां बीमा नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, अभी समय है आत्म मूल्यांकन का, और अभी तक के आर्टिकल्स में जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, जो अंडरस्टैंड किया, अभी इस आत्म मूल्यांकन में कुछ सवाल दिए जाएंगे। दोस्तों आप अपने पेन नोटपैड रेडी रखिए और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि यदि आपने सब कुछ समझ लिया है तो आप आसानी से इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। यदि समझ कुछ कम बनी है, सभी जो सवालों का जवाब ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो आप आर्टिकल को फिर से पढ़िए, फिर से जाइए, फिर से देखिए, चीज़ों को समझिए और फिर से आप मूल्यांकन कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्या समझें, क्या देखें, क्या जाने, ये इसका मूल्यांकन करें, सो दैट कि हम कहाँ पे हैं, अपने नॉलेज के बारे में इन सब बातों का हमारे पास जानकारी रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आत्म मूल्यांकन। रिक्त स्थान भरें। जोखिम एक अवधारणा है जो संभावित जोखिम को दर्शाती है। प्रभाव कुछ विशेषताओं के लिए। 10 वह मूल्य जो किसी भावी घटना से उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है जोखिम संचार और जोखिम धारणा सभी मानव जीवन के लिए आवश्यक कारक है। तीसरा है डैश है रिटर्न की कुल परिवर्तनशीलता के उस हिस्से का रूप में परिभाषित किया गया है जो वैकल्पिक के कारण होता है। तेजी और मंदी के बाजार की ताकत है। जोखिम का प्रबंधन भी किया जा सकता है। तबादलों का जोखिम, ऐसी घटनाएं जो डैश और जिससे बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है, जैसे भूकंप, निजी बीमा कंपनियों द्वारा बीमा नहीं कराया गया है। फ्रेंड्स, अभी हम प्रोसीड करते हैं 3.6 में। 3.6 में हम समझेंगे आकलन जोखिम।